Hello everyone and welcome to Vision Civil Service. So as you all know, Vision Civil Service काफ़ी सालों से IAS, PCS और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और आपको एग्ज़ाम क्लियर करने और उसके आगे के प्रोसीजर को फॉलो करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है जो कि काफ़ी सालों से इसी फील्ड में आपको पढ़ा रहे हैं। सेकेंडली, हमारे पास फ्री डेमो क्लासेस हैं 2 जो कि आपको दी जाती हैं कि अगर आपको हमारे बैचेस में एनरोल करना है उससे पहले आप डेमो क्लासेस लेके हमारे फैकल्टी हमारे इंस्टीट्यूशन को अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। सेकेंडली, हमारे पास वीकेंड बैचेस भी हैं जिससे कि आप रेगुलर नहीं अटेंड कर पाते हैं तो आप वीकेंड में आके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम अगर विजन के IAS सिविल सर्विस की बात करें तो हमारे पास फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं। सेकेंडली, हमारे पास सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि आपको ज़्यादा कहीं जाना ना पड़े, आपको दूसरे कंटेंट अदर सोर्सेज को रिलाय ना करना पड़े, आपके लिए हमारे सोर्सेज सफिशेंट हो। हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है जिससे कि आपको एक ही जगह पर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। ओके, आप हमारे इंस्टीट्यूट में विज़िट कर सकते हैं जो कि सेक्टर 15 नोएडा में है। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन यूट्यूब चैनल ऑन एंड यू कैन सी आर वीडियोज़, यू कैन हैव अ लुक एट दैट एंड आप देख पाएंगे कि हम कैसे टॉपिक्स को कवर करते हैं। हम उसमें करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं, हम उसमें अपने टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट PYQs भी कवर अप करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड यू कैन हैव अ लुक एट दिस। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली UPSC के सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं, एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, उसमें हमारे क्या सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, क्या टॉपिक्स होते हैं, कैसे हमारा एग्ज़ाम होता है, क्या टाइमिंग्स रहते हैं, एक्सेट्रा को हम देखने वाले हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, प्रिपरेशन करने से इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम को समझना, एग्ज़ाम का पैटर्न समझना, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारे सिविल सर्विस के जो हमारा विजन है उनके हमारे फाउंडर हैं अनिल कुमार सर। ठीक है, ये इस फील्ड में बहुत सालों से हैं, इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है एंड हम क्लेम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे से पढ़े हुए हैं उनके रिज़ल्ट्स ही हमारा सक्सेस व्यू पॉइंट है। हम कोई शो ऑफ नहीं करते, हमारे रिज़ल्ट्स हमारे जस्टिफाई करते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम अगर सिविल सर्विस के हम आपको टिप्स भी देंगे, इसमें हम आपको सिलेबस का एक जिस्ट देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले अगर हम UPSC के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं हमारी, आपको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 3 स्टेजेस में UPSC के एग्ज़ाम को डिवाइड किया गया है। ओके, दैट इज़ फर्स्ट प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ये तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा बट अब इसको थोड़ा क्लियरली डिवाइड कर लेते हैं। पहली बात, आपको इस प्रिपरेशन के लिए बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और आपका टाइम डिवीजन भी होना चाहिए। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच एन एग्ज़ाम जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम हो सकता है एंड टफेस्ट एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो आपके गोल्स थोड़े क्लियर होने चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बी एन IPS ऑफिसर, या मुझे IRS में जाना है, ये भी क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, सेकेंडली आप उस प्रिपरेशन और उस जर्नी के लिए रेडी होना चाहिए क्योंकि UPSC की जर्नी कोई छोटी जर्नी नहीं है बेटा, एंड इट्स नॉट फॉर द वीक हार्ट पर्सन। आपको इसके लिए मेहनत तो करनी ही करनी है बट आपका इसके साथ माइंड और आपका अंदर से विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बीच में अगर आप ये जर्नी छोड़ देते हो तो आपकी जितनी बात पीछे की जर्नी है ना वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन दिस, यू हैव टू स्टार्ट विद मोटिवेशन और उस मोटिवेशन को बरकरार रखना है पूरी जर्नी में अपने।
ठीक है। एंड हम आपके साथ रहेंगे थ्रू आउट योर जर्नी, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे इस जर्नी में, वेदर इट बी योर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। एंड आई होप जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का प्रीलिम्स क्लियर हो, आप सभी का मेंस क्लियर हो और आप इंटरव्यू तक भी पहुँचे। एंड व्हेन यू केम विद द रिज़ल्ट, तो हम आपके लिए वहाँ खड़े रहेंगे आपकी सक्सेस में आपका साथ देने के लिए। ओके, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपको इसके लिए क्या, सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल सेटअप करना पड़ेगा इसके लिए, जिसमें आप डिवाइड करेंगे कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट को इतने टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। एंड यू हैव टू कवर योर डेली करंट अफेयर्स, जिसकी वीडियोस आपको हमारी प्रोफाइल पे भी मिल जाएगी, जिसमें हम डेली करंट अफेयर भी डिस्कस करते हैं और हम इसमें मंथली करंट अफेयर भी डिस्कस करते हैं। तो ये आपके लिए और ईजी हो जाता है, जिसमें आपको ज़्यादा फोकस न्यूज़पेपर रीडिंग पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, आपको अपना रूटीन एक ऑफिसर की तरह सेट करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है और उसको डेली फॉलो करना है, ठीक है। कई बार ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं हाँ कि हाँ थोड़ा हमें पर्सनल टाइम की ज़रूरत होती है, थोड़ा बाहर निकलना है, थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना है, दैट्स गुड एंड दैट्स नेसेसरी। मैं यही नहीं बोलूँगी कि नहीं आप फैमिली को टाइम मत दो, आप अकेले बैठे रहो एक रूम में पढ़ते रहो, बस नहीं, वो भी ज़रूरी है, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद योर जर्नी, ठीक है। अगर आप 1 घंटा वहाँ दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये टाइम कहाँ कवर अप करना है। ओके, उस 1 घंटे को आपको कवर अप कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप उस पाथ पे पहुँच गए ना, फिर सारी जर्नी आपके लिए ना फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी भी लेके चलनी पड़ेगी और उनको उसी टाइप से अलॉट करना पड़ेगा अपना टाइम। फॉर इंस्टेंस आपको लगता है कि जैसे आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या कोई भी 2-3 सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि आपकी पकड़ अच्छी हो रही है, तो आप उस सब्जेक्ट को उतना टाइम दीजिए। एंड वीक सब्जेक्ट्स पे काम करने के लिए आप उसको अलग से टाइम दीजिए, तो आपका टाइम टेबल उस हिसाब से सेट होना चाहिए। एंड रिविजन इज़ द की, तो रिवीजन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं यू नीड टू रिवाइज इट डेली, ठीक है, जिससे कि वो आपके माइंड में ना चीज़ें बैठ जाए। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है, हमारे पास इतना सारी चीज़ें हो जाती है, बल्क हो जाता है चीज़ों का, कि रिविज़न करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो अगर आप डेली रिविज़न करते हुए चलेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, स्टडी मटेरियल, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टडी मटेरियल, देखिए हमारा स्टडी मटेरियल तो है ही एक तो आपके लिए, उसके अलावा आपको अपनी स्टडी मटेरियल में सबसे पहले बेसिक्स के मैं बताऊंगी कि जो बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को, उनके लिए एनसीईआरटी बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। 6 to 12 की एनसीईआरटी बुक्स को आपको रिलाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल योर हिस्ट्री, योर पॉलिटिकल, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ओके, थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको 11th-12th की एनसीईआरटी बुक्स देखनी चाहिए। उसके बाद आपको कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती है जिसके नाम हम आपको रेफ़र कर देंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ PYQs, एंड टॉकिंग अबाउट PYQs वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक्स भी लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए मॉक्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में ही। तो आप हमारे कोर्सेज जो इनरोल करेंगे उसके साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे टाइम टू टाइम। एंड जब हमारा यूनिट्स भी कवर होती है उसके साथ ही हम कुछ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको अपने करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। जैसे कि न्यूज़पेपर आप डेली रीड कर सकते हैं। अगर आप नहीं रीड कर पा रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस देखिए जिसपे हम डेली न्यूज़पेपर को कवर अप करते हैं, मैगजीन्स कवर अप करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं, आपको उनको देखना चाहिए, जैसे राज्यसभा टीवी हो गया, लोकसभा टीवी हो गया, इन पर कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जिनको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ना करंट टॉपिक्स जैसे चल रहे हैं रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके ना हाथ में होने चाहिए टॉपिक्स, ठीक है। इन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए कि हाँ अगर मैं आपके सामने एक टॉपिक रख दूँ ना अभी करंट का रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए हाँ इस टॉपिक पे हाँ मेरा दबदबा है, मैं जानता हूँ इस टॉपिक के बारे में। ओके, तो और आपको अपने टॉपिक्स, अपने करंट अफेयर्स को अपने ना सब्जेक्ट से रिलेट करके चलना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है खाली करंट अफेयर्स नहीं पूछते हैं, उस करंट अफेयर को ना हमारे सब्जेक्ट रिलेट करके पूछते हैं, ठीक है। तो आपको वो भी करना आना चाहिए और उसको लिंकअप करने में हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। प्रीलिम्स के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हमारे पास टाइम कम बचता है।
फॉर आर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे अपने आंसर राइटिंग पे भी काम करना पड़ेगा। ओके, और जिससे क्या होगा कि आपके जो थॉट्स होंगे आप उसको एक्सप्रेस करना क्लियरली कंसाइजली उसको प्रेजेंट करना सीख जाएंगे। उसके बाद एस्से राइटिंग, आंसर राइटिंग, समरीज, ये सब पे भी आपका फोकस होना चाहिए। ओके, रिवीजन मैंने आपको जैसे बताया, रिवीजन तो की है भाई एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आपका रिवीजन नहीं है, आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, सॉरी टू से बट एग्ज़ाम क्लियर करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है, आई होप आपको मज़ा भी आ रहा है। ठीक है, तो देखते रहना वीडियो, तभी समझ आएगी हर चीज़। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क फॉर द एग्जामिनेशन, अब हम पूरा समझेंगे कि हाँ क्या कितने मार्क्स का होता है हमारा एग्ज़ाम, क्या उसका शेड्यूल रहता है, कितने और क्या नेगेटिव मार्किंग है, सब कुछ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीलिम्स से। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, हमारा प्रीलिम्स 2 पेपर्स में डिवाइड होता है। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक इवनिंग शिफ्ट में होता है। पहला पेपर होता है हमारा जनरल स्टडीज़ का, जो कि 200 मार्क्स का होता है। ओके, इसमें हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड पेपर जो हमारा होता है वो CSAT होता है, और ये हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें हमें सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए। ओके, फॉर क्लियरिंग द एग्ज़ाम। ओके, तो CSAT में आपको जैसे पता है कि हमारा एबिलिटी, एप्टीट्यूड, मैथ्स, ये सब चीज़ें आती है, ऐसे भी आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी CSAT में आती है। जनरल स्टडीज़ में अभी हम कवर करेंगे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। टॉकिंग अबाउट द मेन एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन में हमारे 9 पेपर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, जिसमें कि टोटल ये होता है 1750 मार्क्स का। ओके, एंड अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें हमारा नेगेटिव मार्किंग भी होती है, दैट इज़ फॉर 0.33 मार्क्स। ओके, अब हम मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे लैंग्वेजेस वाला पेपर। तो इसमें क्या होता है, आपसे जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है। आप कोई सी भी इंडियन लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे शेड्यूल में मेंशन है। सेकंड इज़ द इंग्लिश पेपर, जो कि कंपलसरी हो जाता है हमारे लिए, एंड इट इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग पेपर। ये दोनों पेपर 300 मार्क्स के हो जाते हैं। इसमें सेकंड पेपर होता है हमारा GS रिलेटेड, दैट इज़ फॉर 1000 मार्क्स। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वही इसमें 4 पेपर में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला GS1 होता है, दैट इज़ फॉर 250। इसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं हम आगे भी कवर करेंगे कि पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 2 में क्या होता है, 3 and 4 विल टॉक अबाउट इट। ओके, तो ऐसे ही पेपर 1 इज ऑल्सो 250 मार्क्स, पेपर 2 भी, पेपर 3 भी एंड पेपर 4 भी, बट सब में टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं। ओके, थर्ड पेपर इज़ योर एस्से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बनाना या बिगाड़ना इस पेपर के हाथ में है बेटा। तो इट इज़ ऑफ 250 मार्क्स। नेक्स्ट इज़ योर ऑप्शनल पेपर। तो आपको पता ही है कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ता है अपने मेंस के लिए। ठीक है, एंड यू हैव टू फिल इट इन योर फॉर्म ऑल्सो। तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आई वुड से कि सजेस्ट करूँगी कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही लें। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, हम कोई सब्जेक्ट ले तो लेते हैं अपने दोस्तों को देख के वो, बट वो हमारे लिए बाद में दिक्कत हो जाती है। ओके, तो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें थोड़ा इंटरेस्ट भी हो। ओके, तो ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इसको भी पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ बोथ फॉर 250 मार्क्स। ओके, अब इसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है, इन दोनों का सिलेबस थोड़ा डिफर करता है। ठीक है, पेपर 2 में आपको सब्जेक्ट क्राइटेरिया जो आप ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे उसका पूरा सिलेबस आता है आपके पास, और उस पर पेपर 1 और पेपर 2 को डिवाइड किया जाता है। और जब आप ये मेंस क्लियर कर लेते हैं, देन यू गो फॉर योर इंटरव्यू टेस्ट। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो रैंकिंग होती है वो किसी एक टेस्ट के बेस पे नहीं है, ये ओवरऑल आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब आपके प्रीलिम्स, आपके मेंस और आपके इंटरव्यू टोटल की परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको रैंक प्रोवाइड करी जाएगी। तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है बस प्रीलिम्स पास कर लेता हूँ आगे कर लूँगा, ये नहीं होना चाहिए। आपको तीनों एग्ज़ाम में नेल करना है, तीनों में अच्छे मार्क्स लाने बेटा। ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम अच्छे से और अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर पाएंगे।
अब जो हमारा इंटरव्यू होता है, आपको पता है ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये 275 मार्क्स का होता है। तो फॉर गेटिंग गुड पोजीशन, गेटिंग गुड रैंक, आपको तीनों पेपर अच्छे से क्लियर करने हैं। ओके, अब लास्ट ईयर के अगर हम वो देखें तो ये हमारी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की डेटा दिया गया है। जैसे कि फॉर प्रीलिम्स जनरल की निकली थी 75.41, मेंस में 741 वाज द मार्क्स एंड फाइनल के लिए टोटल वाज 953। वैसे ही EWS एंड ये आपको एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। आई गिव यू 2 मिनट्स, आप एक बार अच्छे से इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए कि किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं पहली बात तो। एंड आपको एक मार्क्स के बारे में होना चाहिए कि हाँ हमें इतने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है फॉर क्लियरिंग द एग्ज़ाम। सो आई गिव यू 2 मिनट्स, प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस योर कैटेगरी एंड द मार्क्स रिक्वायरमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है ना। एंड सिलेबस समझना बहुत इम्पोर्टेंट है UPSC पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं समझ आ रहा है ना, तो आगे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पता है, आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए अच्छे से कि हाँ हमारा सिलेबस ये है, हमें ये कवर अप करना है। आई होप आपने टेबल अच्छे से देख लिया, अपनी कैटेगरी देख लिया है। दिस इज़ फॉर 2023, बट हाँ हर साल ये बढ़ता ही है, कम तो नहीं होता है। सो आपको इसको थोड़े ऊपर ही लेके चलने हैं अपने पॉइंट्स। ओके, तो अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस। प्लीज़ फोकस रखिए अपना, देखते रहिए वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर इट फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिन्हें प्रिपरेशन करनी है उनसे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, समझ पाएँ कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एग्ज़ाम का। क्योंकि आधे लोग प्रिपरेशन में घुस जाते हैं बट उन्हें स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है। उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसको ढंग से देख पाएँ। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सिलेबस, ओके, पहला हम पेपर 1 का डिस्कस कर रहे हैं फॉर आर प्रीलिम्स। ओके, प्रीलिम्स का पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, मतलब इसमें एटलीस्ट हमें 2 साल के करंट अफेयर्स तो देखने पड़ेंगे। मतलब 1 साल जिसमें आप देने वाले हैं उस साल के तो आपको देखने ही देखना है, प्लस उससे पहले के आपको 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। दैट इज ऑफ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब आपके खुद के देश के और दूसरे देशों के भी पता होने चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि अभी गाज़ा अटैक वाला चल रहा है, वो हो गया एक तो टॉपिक, तो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की उससे हो जाता है। क्वाड हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गया हमारे पास, अभी ओलंपिक्स वाला टॉपिक हो गया जैसे, तो ये नेशनल इंटरनेशनल के पर्सपेक्टिव दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड वी गो टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें हमारी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा पेपर में हिस्ट्री को काफ़ी अच्छी वेटेज दी जाती है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़नी है, इसमें हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, हमारा मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, मतलब बेसिकली ओके। उसके बाद हमें इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। उसमें हमारी फिजिकल ज्योग्राफी आएगी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें हमारे मैप्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो इसमें मैप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको अपने रूम में मैप्स तो लगानी चाहिए, हमने देखा भी होगा जो UPSC की तैयारी करते हैं उनके रूम में मैप्स तो लगे ही होते हैं। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो इसमें आपको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की बहुत अच्छी वेटेज आती है एग्जाम्स में। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखेंगे करंट अफेयर से लिंक करके इन तीनों टॉपिक्स को काफ़ी कवर अप किया जाता है। ओके, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप इन तीनों टॉपिक्स को तो अच्छे से वेटेज देके चलें अपनी प्रिपरेशन में। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लक्ष्मीकांत को रेफ़र कर सकते हैं। इट इज़ माई पर्सनल फेवरेट बुक। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट भी इंडियन पॉलिटी ही है, वैसे मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाती हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ अ गुड ऑप्शन, और बाकी बुक्स मैं आपको आगे सजेस्ट करूँगी व्हेन वी आर गोइंग फर्दर विद आवर सिलेबस। ओके,
तो इसमें हमें मेन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, पंचायती राज हो गया, पब्लिक पॉलिसी हो गया, राइट्स हो गया, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हो जाती हैं ये हमारी इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेट करती हैं, तो ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, हमारे आर्टिकल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गई, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें आते हैं, ओके। तो अगर हम मेंस की भी तैयारी करके चलें ना तो हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। तो आपको एक वास्ट में सोच के चलना है, इतना नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है, बट वो इतना ऐसा पढ़ना है ना कि वो घुस जाए अंदर, ठीक है। रिविजन करते रहना उन चीज़ों का, ओके। खाली ये मत सोचना प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस का सोच के चलो, तब तो प्री क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें हमारे टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, फिर सोशल सेक्टर, ठीक है, गरीबी हो गया, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। बैंक्स आ गए हमारे, आरबीआई आ गया, रिफॉर्म्स आ गए हमारे, उसके बाद हमारे 5 ईयर प्लान्स आ गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इस वाले टॉपिक में कवर अप होती है। अगर आप हमारा कोर्स इनरोल करते हैं ना तो हम आपको इसको डेप्थ में बिल्कुल एक एक टॉपिक को कवर अप करेंगे, आपका कोई टॉपिक छूटने नहीं देंगे फॉर एग्ज़ाम। और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि भाई मैंने एनरोल किया था और मुझे ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, उसकी चिंता छोड़ दो, वील हैव योर बैक। हम हर चीज़ को आपको अच्छे से कवर अप करवाएंगे फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस बोथ, ओके। नेक्स्ट, अब इसमें हमारे कुछ ऐसे जनरल टॉपिक्स भी आ जाते हैं लाइक इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और जैसे कि हमारे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड भी कई बार टॉपिक्स आ जाते हैं इसमें, ओके। सो ये सब चीज़ों को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन में। जैसे कि कुछ ऐसे करंट अफेयर्स में ऐसे इन्वायरमेंट रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड टॉपिक्स चलते रहते हैं, आपको पता है डेली बेसिस पे वो हो जाते हैं। ये किसी एक सब्जेक्ट से रेफर नहीं करते, ये मिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं कुछ जनरल साइंस रिलेटेड। साइंस में जैसे कि हमारे बायो आ गया, केमिस्ट्री आ गया, फिजिक्स आ गया। इसमें आप पहले तो 11th और 12th की NCERTs को भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम आपको कुछ अलग से बुक्स भी बताएंगे और बाकी हमारा कंटेंट जो होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो तो आपके लिए सफिशेंट ही होगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बाद। नेक्स्ट हम पेपर 2 की बात करेंगे जो कि हमारा CSAT वाला पेपर होता है, ओके। तो इस वाले पेपर में हम क्या देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। ये दूसरा पेपर होता है हमारा प्रीलिम्स के टाइम पे, 2 आवर्स का ही होता है, 200 मार्क्स का होता है। इसमें हमारे 80 क्वेश्चंस आएंगे अप्रॉक्स, ओके। एंड दिस इज़ द क्वालिफाइंग पेपर, ओके। इसमें आपको कोई अलग कट ऑफ लाने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिफाई करना है। 33.3% ऐसे कुछ मार्क्स लाने होते हैं आपको इसके लिए फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। इसमें हमारे आते हैं, पहली बात तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आता है। उसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से, एनालिटिकल एबिलिटीज से आते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। उसके बाद न्यूमरेसी लाइक नंबर सिस्टम, ओके, परसेंटेज, मैग्नीट्यूड, ब्लड रिलेशन, 10th लेवल तक का बेसिकली हम बोल सकते हैं इसमें मैथ्स आ जाता है। उसके बाद DI इंपॉर्टेंट हो जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल। उसके बाद ये सब चीज़ें ये भी हम बोल सकते हैं 10th लेवल तक की आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास मैथ साइंस रही है इन 11th 12th वेल एंड गुड, नहीं भी रही है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10th लेवल तक तो आपने पढ़ी है और उसको जब हम इस अपने कोर्सेज में पढ़ते हैं ना तो और ब्रशन अप हो जाती है चीज़ें, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इस पेपर को सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसमें कोई अलग से बहुत ज़्यादा हमें कट ऑफ को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आपको क्वालिफाई करने के हिसाब से चलना है इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा भी जो आपको अगर बिल्कुल मैथ्स नहीं आती है तो आप बेसिक चीज़ें हम आपको ऐसे कराएंगे जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको बहुत हाई लेवल मैथ्स करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। एंड देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए हमारे प्रीलिम्स में MCQs आते हैं, ओके। एंड सेकंड पेपर क्वालिफाइंग होता है जो कि 33% पे होता है, एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस पेपर में। तो आपको ये नहीं है कि सब टिक करना है आंसर, जिस क्वेश्चन पे आपको लग रहा है ना कि हाँ 100% आई नो दिस आंसर तो ही टिक करके आना, गलत मत टिक करके आना, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है बच्चे टिक तो करे आते हैं बट नेगेटिव मार्किंग में जो उनके सही आंसर्स भी होते हैं ना वो कट ऑफ हो जाते हैं,
ओके, आई होप आपको अच्छी लग रही है वीडियो, आपको समझ आ रही है चीज़ें। मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आप अच्छे से ना समझ पाएँ चीज़ों को, क्योंकि सिलेबस अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे इसके लिए, प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड विद द टॉपिक, अब हम देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस रहेगा। सबसे पहले GS1, जैसे हमने देखा था 4 GS में बांटा गया है इसको, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे GS1 का टॉपिक, जिसमें क्या आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड सोसाइटी। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट समझने की ज़रूरत है कि हिस्ट्री का क्या सिलेबस है। मैं अगर आप देखोगे ना हिस्ट्री का ओवरऑल सिलेबस, तो वो ही है इसमें बेसिकली इंडियन हेरिटेज से रिलेटेड है, फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड है, एंशियंट इंडिया के बारे में है, ठीक है। और ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट अभी हमने ऊपर भी देखे थे प्रीलिम्स में जो आते हैं सब्जेक्ट, वो भी इसमें कवर अप किए जाते हैं। तो इंडियन कल्चर है इसका इंपॉर्टेंट एक तो टॉपिक, उसमें आर्ट फॉर्म्स के बारे में है, लिटरेचर के बारे में है, आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंशियंट और मॉडर्न, एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक का जो आर्किटेक्चर हो जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्ट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर लिटरेचर के बारे में उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, वो होता है इंडियन कल्चर में। उसके बारे में अगर हम मॉडर्न इंडिया देखें तो मॉडर्न इंडिया में भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि 18th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस तक। मतलब बेसिक जो हम इसमें टॉपिक कवर करते हैं वो 18th सेंचुरी से लेकर अभी तक का कवर करते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड टिल नाउ। उसमें हम काफ़ी पर्सनालिटीज़ के बारे में भी इम्पोर्टेंट करते हैं डिस्कस, जैसे कि जनरल, गवर्नर जनरल्स, ठीक है। फिर जो वॉइसराइज रहे हैं हमारे, फिर हमारी इंडियन पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट काम किया है, कुछ इश्यूज़ जो रहे लाइक इश्यूज़ लाइक सती प्रथा हो गया हमारा, विडो मैरिज हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर अप किए जाते हैं। उसके बाद हमारे फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत वास्ट चीज़ है फ्रीडम हमारा। फ्रीडम स्ट्रगल हमारा 1800 से लेकर हमने जब तक इंडिपेंडेंस नहीं पाया है, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा इन्वॉल्व होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में आने, एस्टैब्लिश होने से लेकर when we get rid of the Britishers from the Indian land, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा आएगा। उसके बाद है पोस्ट इंडिया कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। इसमें हम पढ़ेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या पॉइंट्स फॉरवर्ड आए हैं, एंड सेकेंडली जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, कैसे स्टेट का फॉर्मेशन होता है, कैसे अलग अलग जो स्टेट्स हैं हमारी किस फैक्टर पे फॉर्म हुई है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें हमें वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में भी पता रखना है हिस्ट्री के, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, लाइक द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, वर्ल्ड वॉर्स हो गई, हमारी बाउंड्रीज़ के बारे में, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, ठीक है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये ठीक है, ये अलग अलग जैसे टॉपिक्स हो गए, ये भी आएंगे इसमें। फिर हमारे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब चीज़ें भी आएंगी, और हमारी इनके क्या इफ़ेक्ट्स रहे हैं हमारी सोसाइटी पे, ये चीज़ें हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर अप करी जाएंगी। उसके बाद हम इंडियन सोसाइटी के कुछ फीचर्स भी पढ़ेंगे, और हमारी जो डाइवर्स कल्चर है इंडिया का उसको भी कवर अप करेंगे। आपने देखा हमारे इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे रिलीजन फॉलो किए जाते हैं इंडियन सोसाइटी में, उसको भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद कुछ वुमेन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में फॉर्म हुई हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें, पॉवर्टी से रिलेटेड चीज़ें, डेवलपमेंट इशू, अर्बनाइजेशन, कैसे हम रूरल इंडिया से एक अर्बन सिटी की तरफ पहुँचे, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, क्या रेमेडीज़ हैं, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है LPG रिफॉर्म्स, जो आपने सुने होंगे, लाइक उसी के जैसे ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्या उसका इफ़ेक्ट रहे हैं। उसके बाद सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड फिजिकल जोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत ज़्यादा वेटेज में भी आती है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे फिजिकल जोग्राफी में, ठीक है, लाइक माउंटेन फॉर्मेशन हो गया, रिवर हो गया, एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी वर्ल्ड के, खाली इंडिया नहीं, वर्ल्ड के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, कहाँ पे क्या मिलता है,
क्या किस फैक्टर की वजह से वो बनी है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद साउथ एशियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, यूरेशियन प्लेट जैसे होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा ये जो वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ है कैसे हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड कैसे हुआ है, अलग अलग जो हमारे लैंड, एयर, वाटर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ सेक्टर्स आ जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर आ जाएंगे, हमारे इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी वर्ल्ड की, उनकी लोकेशन भी आ जाती है कई बार, ठीक है, मैप पे, वो भी सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं जियो फिजिकल फिनोमेना में, जैसे कि हमने देखा है अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, साइक्लोन्स आते हैं हमारे यहाँ। अलग अलग कंट्रीज़ इन चीज़ों को अलग अलग नाम देती है, आपने देखा होगा, कई बार न्यूज़ में भी आते हैं ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें इसमें आती है। उसके बाद हमारे कुछ जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, वाटर बॉडीज़ हो गई, आइस कैप्स हो गए, ओशंस हो गए, ये सब चीज़ें हमारी जोग्राफिकल फीचर्स में आ जाती है। उसके बाद हम फ्लोरा एंड फौना को कवर करते हैं, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी बात करते हैं, कहाँ पे कौन सा एनिमल है, किसकी क्या प्रजाति की विशेषताएं हैं बोल सकते हैं हम, क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से माइग्रेट करती हैं स्पीशीज़, ठीक है, माइग्रेटरी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कुछ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं जो कि हमारे करंट से रिलेटेड चल रहे होते हैं, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है। कमिंग फॉरवर्ड टू जनरल स्टडीज़ पेपर 2। अब इसमें क्या होता है, हमने पहले वाले में देखा कि हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिलेटेड सब्जेक्ट्स उसमें टॉपिक्स आते हैं। सेकंड में हम देखेंगे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और आईआर, ये टॉपिक्स हमारे पेपर 2 में आते हैं। अब इनको हम सब टॉपिक्स में देखते हैं क्या क्या आता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आता है, उसके एवोल्यूशन आते हैं, फीचर्स आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। उसके बाद कई गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के वो आते हैं, केसेस आते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद यूनियन, स्टेट्स, उनके फंक्शन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हो जाती हैं, उनके बारे में आता है। इश्यूज़, चैलेंजेस, फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसके बारे में आता है। फिर पावर्स क्या होती है, कैसे डिस्टिंक्शन किया हुआ है पावर्स में, ठीक है, डिवाइड करी गई है पावर्स को अमंग द स्टेट, सेंटर, ओके, लोकल लेवल्स। उसके बाद पंचायत अगेन में चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस आए हैं अभी तक, पहले का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब क्या था, अब क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं, दिस विल बी इंक्लूडेड इन दिस। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में, अलग अलग ऑर्गन्स बन जाते हैं, उनके बारे में आता है। उसके बाद डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म्स के बारे में बात होती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट मशीनरीज के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल की स्कीम्स भी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे मनरेगा स्कीम हो गई एक, है ना, ये तो आपने देखा होगा। फिर और कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो कि अपने अलग अलग स्कीम्स लाती हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर हो सकती है, वो रिलेटेड टू पॉलिटिक वो हो सकता है, हम कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव पढ़ते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारा आता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर होंगे, फंक्शनिंग होगी, क्या कैसे कंडक्ट होता है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा जैसे हो गया हमारा, क्या पावर्स होती है उनके पास, उनको क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं एमपी एमएलएज को, ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स, उन सब के बारे में आता है। प्रेशर ग्रुप्स के बारे में भी आता है, सिविल सोसाइटीज़ के, ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करी जाती है। नेक्स्ट इज द साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। कुछ ऐसे एक्ट्स आए हमारे बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने से पहले भी और बाद में भी, उन एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल SC/ST को प्रोटेक्शन के लिए हमारे काफ़ी सारे बॉडीज़ भी फॉर्म करी गई हैं, वो सब चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद आती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या कौन सी होती है, उनकी क्या पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अलावा हमारी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब संवैधानिक बॉडीज़ होती हैं, अर्ध न्यायिक बॉडीज़ होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम जनरल GS पेपर 2 में पढ़ते हैं। आई होप आपको आ रहा है ना समझ हर चीज़ को, मैं बहुत बाइफोकेट करके हर टॉपिक को बता रही हूँ, जिससे आप अच्छे से एक बार अपना माइंड मेकअप कर सकें सिलेबस को लेके, और उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकें। इसमें
इसमें और है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में भी आता है, अलग अलग एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, हमारे एसोसिएशंस हो गई, डोनर्स हो गए, चैरिटी इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब चीज़ें बहुत कवर अप करी जाएंगी इसके अंदर। फिर कुछ वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती है इधर बाय द गवर्नमेंट और वैसे कुछ स्टेट मेड भी होती है। क्या लॉज है हमारे यहाँ, क्या मैकेनिज्म है, क्या बॉडीज़ बनाई गई हैं प्रोटेक्शन के लिए फॉर द वनरेबल सेक्शन, ओके, फॉर SC ST OBCs बोल सकते हैं हम, फॉर वुमेन भी बनाई गई है, ओके, ट्राइबल्स के लिए बनाई गई है। फिर कुछ हमारे डेवलपमेंट और मैनेजमेंट से रिलेटेड सब हो जाते हैं टॉपिक्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, पॉवर्टी, हंगर, ठीक है, SSGs और MDGs, ये सब भी आ सकता है। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही क्या है कि गवर्नेंस में हम ट्रांसपेरेंट देखते हैं, अकाउंटेबल देखते हैं, ई गवर्नेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर गवर्नेंस की भी कुछ एप्लीकेशन हो सकती है, कुछ लिमिटेशन हो सकती है। एक सिटीजन चार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट के क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो सब हो जाता है। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स का क्या रोल हो जाता है डेमोक्रेसी में, एक पब्लिक डोमेन में क्या उनका रोल है वो। फिर IR में हम पढ़ेंगे इंडिया नेबरहुड और उनके रिलेशंस, हमारी क्या बॉर्डर शेयरिंग है, क्या रिलेशंस है, क्या हमारा ट्रेड वर्क है, वो सब। उसके बाद बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स के बारे में आता है, इंडिया के क्या किन किन ग्रुप्स के पार्ट हैं, ठीक है, कौन कौन सी एग्रीमेंट्स करे हुए हैं इंडिया ने, इंडिया और वर्ल्ड से भी उसको हम कनेक्ट करके करते हैं, कौन कौन से ग्रुपिंग्स के पार्ट हैं, क्या उनके बोल सकते हैं पॉइंट्स हैं, किन चीज़ों पे फोकस करा जा रहा है, वो सब हो सकती है। फिर कुछ पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स हो सकते हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे इंडियन इंटरेस्ट में क्या हो गया, हमने कौन सी कंट्री से कौन सा टॉपिक को हमने वन पॉइंट को डेवलप अपनी कंट्री में उतारा है जिससे कि हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप तक पहुंच चुके हैं, वो हो सकता है। फिर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, एजेंसीज़ के बारे में भी आ सकता है, लाइक UN हो सकता है, ओके। सो ये सब हमारा GS पेपर 2 में आता है, ओके। आपको समझ आ गया होगा GS पेपर 2 में क्या क्या है। अब हम पढ़ते हैं GS पेपर 3 की तरफ। तो GS पेपर 3 में हमारा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट को ना हम कई बार ना थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है, कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं समझते, पर GS पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा है इंडियन इकनॉमी है, प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, ग्रोथ होगी, रिसोर्सेज होगी, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, बजट। बजट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, वेदर इट बी फाइनेंशियल बजट और वैसे, ठीक है, दोनों चीज़ें, क्या क्या उसमें पॉइंट्स आते हैं, क्या मेजर रोल होता है, किसको कितना मिला बजट, क्या चेंजेस आए, कभी कंपेयर भी हो जाता है कि पिछले साल में ये था, इस साल में क्या है। उसके बाद हम क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग रीजन्स में कौन सी क्रॉप उगती है, क्या इरिगेशन पैटर्न्स हैं, क्या स्टोरेज है उनकी, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव रहे हैं इनके लिए, ई टेक्नोलॉजी क्या फार्मर्स को मिली है, ओके। बिल्स के बारे में भी आ सकता है, जैसे कि फार्मर्स बिल है वो भी हो सकता है। उसके बाद MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, PDS सिस्टम है ना, बफर स्टॉक, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड से आपको समझ आ रहा होगा। फूड सिक्योरिटी, एनिमल रेयरिंग, टेक्नोलॉजिकल मिशंस, फार्मिंग बहुत हो जाता है इंपॉर्टेंट। फिर होता है फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, जो इंडस्ट्री हमारे फूड प्रोसेस करती है, और भी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील हो गई, ठीक है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है वो, उनकी कुछ की लोकेशंस भी आ जाती हैं। सप्लाई से रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, लैंड रिफॉर्म्स आते हैं। फिर LPG पॉलिसी में से आता है हमारे लिबरलाइजेशन के बारे में, इकनॉमी के बारे में, इंडस्ट्रीज़ की क्या पॉलिसी रही है, क्या इफ़ेक्ट्स रहे हैं, क्या चेंजेस लाए गए ओवर द टाइम इंडस्ट्री के ऊपर, लाइसेंस सिस्टम में, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज़, इन सब में कई बार लोकेशंस भी आ जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स या रेलवेज़ में से किसी की। फिर कुछ इन्वेस्टमेंट मॉडल, बैंकिंग से रिलेटेड भी आ सकता है। साइंस एंड टेक में हम एवरीडे लाइफ से इंस्पायर्ड होके मोस्टली जो आपकी न्यूज़ क्लिपिंग्स होती है उनसे इंस्पायर्ड होकर क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। फिर साइंस एंड टेक में हम अचीवमेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि हमने जैसे चंद्रयान से रिलेटेड हो गया, मंगलयान हो गया, और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हम डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं, ठीक है, तो ये आप करंट अफेयर से भी कवर अप कर सकते हैं।
स्टैटिक से भी है पर करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड है साइंस एंड टेक वाले सब्जेक्ट्स। आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी, हमने क्या क्या नई टेक्नोलॉजी ली है, किससे ली है, ओके, वो आ जाता है। उसके बाद कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम डेवलपमेंट और उसके लिए क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे ला रहे हैं अपनी लाइफ में, वो। फिर एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल रहा है फॉर इंडिया, हमारी सिक्योरिटी में क्या चैलेंजेस वो हमारे लिए क्रिएट करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज द चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। एक तो होगी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी किन फैक्टर से इफेक्ट होती है, लाइक रोल ऑफ मीडिया हो गया, साइबर सिक्योरिटी होगी, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, तो बहुत चल रही है आजकल साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, ओके, टेररिज्म हो गया, ठीक है, इंटरनल रिलीजियस अगर डिफरेंसेस हो रहे हैं हमारे वो हो गए, ओके, सिक्योरिटी चैलेंजेस हो गए, बॉर्डर एरियाज़ के बारे में आ जाता है, टेररिज्म के बारे में आ जाता है, क्राइम से रिलेटेड, ओके, एजेंसीज, फोर्सेस लाइक रॉ एंड ऑल, ये सब भी इसमें कवर अप होता है। सो अब आते हैं हम GS4, GS3 तक आपको समझ आ गया, 1, 2 एंड 3, ओके। मूविंग फॉरवर्ड अब हम आते हैं GS4 पे, जिसमें मेन टॉपिक है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ठीक है। अभी तक हम बहुत स्टैटिक पोर्शन को लेके चल रहे थे, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, है ना, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब को लेके, बट अब हम थोड़ा जाएंगे एथिक्स की तरफ, इंटीग्रिटी की तरफ, ओके। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैंडिडेट के एटीट्यूड और उसके अप्रोच को टेस्ट करने के लिए करे जाते हैं, ठीक है, कि उसका क्या अप्रोच है। खाली पैसे कमाने के लिए तो तुम जॉब में नहीं जा रहे ना, एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, लोगों के लिए क्या सेवा करोगे, लोगों की तरफ तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है, भेदभाव वाला पर्सपेक्टिव तो नहीं है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप जाति को लेके भी भेदभाव कर सकते हो, पोजीशन को लेके कर सकते हो, वो चेक करने के लिए आपका पब्लिक लाइफ में क्या आउटलुक है, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, है ना, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया आपके काम के दौरान आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, सोसाइटी में डील कैसे कर सकते हो, पब्लिक डीलिंग कैसे करोगे, है ना, केस स्टडीज आ सकती है इसमें, ओके। तो ये एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड पेपर में कवर होगा। एथिक्स में जैसे हम देखेंगे काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, ये मैं ये नहीं बोलूँगी, इसमें भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है एथिक्स में भी, बट अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ से लेके चले ना तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स ना रटने वाले नहीं हैं बाकी अदर टॉपिक्स की तरफ, ये टॉपिक्स आपको समझने के लिए है, क्योंकि कई बार ऐसी केस स्टडी आती है ना जिसमें आपका दिमाग को घुमाया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके लिए इसमें आप ह्यूमन एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट और पब्लिक रिलेशन के बारे में, कैसे जो लाइफ्स और टीचिंग हमारी ग्रेट लीडर्स की वैल्यूज़ उन्होंने जो हमें दी हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, उनके लेसन्स को हम कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में लाते हैं। फिर हमारा रिफॉर्मर रोल क्या है, फैमिली की तरफ, सोसाइटी की तरफ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ, जब आप इस पोजीशन पे आएंगे तो आप उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे, अगर आपके सामने फैमिली और काम दोनों आ गया, ऐसे की स्टडी भी आपके सामने कई बार आ जाती है, तो आप किसको चूज़ करेंगे, कैसे बैलेंस करके चलेंगे अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, वैल्यू से रिलेटेड आ जाते हैं, आपके एटीट्यूड को चेक किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंटेंट, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद द थॉट बिहेवियर, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन, कि आप पे किसी चीज़ का पर्सुएशन तो नहीं है, आप रिलीजन में इतना डूबे हुए तो नहीं है कि आप सिर्फ उसी पे फोकस करें, ऐसा तो नहीं है, तो ये सब भी आपको इसमें देखा जाएगा। नेक्स्ट इसमें आएगा कि हम इसमें देखेंगे एप्टीट्यूड को लेके, ओके, एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यूज, सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, है ना, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, ये सब चीज़ों पे भी आपका फोकस किया जाएगा। टॉलरेंस क्या है, आपकी वीकर सेक्शन की तरफ आपका क्या रोल है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को चेक किया जाएगा, आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम में एप्लीकेशन, यूटिलिटी, इन सब चीज़ों पे भी इस पेपर में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओके। पब्लिक सर्विस, पब्लिक डोमेन में आप क्या काम कर रहे हैं, पब्लिक स्टेटस में आपका क्या रोल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हो रही है, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, सोशल सर्विस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस। गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है व्हेन यू गो फॉर योर मेंस एग्जाम, गवर्नेंस से बहुत रिलेटेड और एथिक्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मिक्सअप करके आते हैं, ओके। और फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और
पब्लिक डोमेन वाले क्वेश्चंस, फंडिंग, रिलेशंस, ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस, ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई आ जाता है, कोड्स एंड कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल आ जाता है, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, और फिर सर्विस डिलीवरी, आप अपनी सर्विस कैसे डिलीवर करेंगे अपने लोगों के लिए जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। करप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ना इस चीज़ पर टेस्ट किया जाता है, आपके रियल लाइफ में भी बोल रही हूँ मैं, जब आपको जॉब मिल जाती है ना, कई बार आपके टेस्ट भी इस तरीके से लिए जाएंगे कि आप एक करप्ट ऑफिसर तो नहीं बन रहे हैं, है ना, आप पैसे के लिए तो ऑफिसर नहीं बन रहे हैं। तो आपको अपना दिमाग पहले से ही उस माइंडसेट से लेके चलना है कि आप लोगों की सेवा के लिए वो ऑफिसर बन रहे हैं, आप पैसे कमाने के लिए नहीं बन रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो करप्शन रिलेटेड केस स्टडीज़ भी बहुत आती हैं आपके जीएस पेपर 4 में। ओके, सो हमने बेसिक सब इसमें अपना कवर कर लिया है। एसेज आपको पता ही है, एसेज आएंगे, फिर उसके बाद आपके लिए इंटरव्यूज़ रिलेटेड वो हो जाता है। तो उसके लिए आपको हमारे बैचेस इनरोल करने पड़ेंगे जिसमें हम आपको बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझाएंगे। ओके, अब हम इसमें देखते हैं हमारे जो कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के पैकेजेस हैं उसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा जो प्रीलिम्स जीएस का है इसमें हमने सिलेबस तो आपको ओवरऑल बता ही दिया है, बाकी इन डेप्थ कवरेज के लिए और टॉपिक समझने के लिए आपको हमारे बैचेस एनरोल करने पड़ेंगे। हम डेली टू डेली उसमें आपको टॉपिक वाइज हर चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सेकेंडली कम्स योर मेन एग्ज़ाम जिसमें हम पूरा जीएस के जो हमने अभी चारों डिविजन्स पढ़े हैं प्लस ये एसे, इन सबको हम साथ में लेकर चलेंगे। ये कोई नहीं है कि एक ऊपर एक नीचे, ऐसा नहीं होगा, एवरीथिंग विल गो हैंड इन हैंड। एसे राइटिंग पे फोकस किया जाएगा, आपकी स्किल्स ऐसे राइटिंग में आपकी वो देखी जाएंगी कि हाँ आप अच्छे से फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, जो आपने नॉलेज गेन किया है आप उसको पेपर पे उतार पा रहे हैं या नहीं। ओके, देन कम आर सीसैट। तो सीसैट पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। अगर आप इसमें लैग कर गए और आपका प्री का पहला पेपर अच्छा गया है तो भी आप पेपर क्लियर करने में असफल हो जाएंगे, ठीक है। तो सीसैट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए हम उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोचिंग देंगे जिसमें हम आपका एप्टीट्यूड और उसमें काम करेंगे, ठीक है। उन टॉपिक्स पे काम करेंगे जिसमें हमें लगता है कि आप और अच्छा कर पाए, ठीक है। आपको सारे टॉपिक्स कवर करने से अच्छा आपको एक आउटलुक देंगे जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स क्लियर हो, ठीक है, और बेटर परफॉर्मेंस हो आपकी। उसके बाद हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ आपको पता ही है कि हम टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका रेगुलर रिवीजन होता रहे, आपकी प्रिपरेशन को हम एसेस कर सकें, इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें और क्या डाल सकते हैं वो हम देखते रहेंगे। उसके बाद मेन टेस्ट सीरीज़ में हम जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए हम टेस्ट सीरीज़ लाते हैं जिसमें हम दोनों के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। उसमें हम चेक करेंगे कि हाँ आपकी मेंस में आंसर राइटिंग भी सही हो रही हो, आपकी एस्से भी ठीक हो रहा हो। तो इससे आपका क्या होगा, अगर हमें लगता है आप कहीं लैग कर रहे हो किसी पॉइंट पे, किसी सब्जेक्ट में, ओके, किसी टॉपिक में, तो हम उस पर अच्छे से वर्क कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि लास्ट एंड में क्या होता है, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है उसके बाद मेंस के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलता है, उस टाइम पे उन टॉपिक्स पे काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम पहले से अगर उसको टेस्ट सीरीज़ को करते हुए चलेंगे तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी सेटल्ड वे में होंगी। फिर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने कवर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, सोशोलॉजी वगैरह। उसके बाद हमारी इंटरव्यू की गाइडेंस भी मिलेगी, एक्सपर्ट कोचिंग भी मिलेगी आपको, और आपके फेस, मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम आपका फेस रिवील कर देंगे, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी। अगर आप बोलेंगे हमसे कि हाँ हम आपकी वीडियो डाल सकते हैं या आपके वीडियो के रेफरेंसेस से लोग कुछ सीख सकते हैं, तो वी विल डू दैट, अदरवाइज वी वोंट। एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद एक्सपर्ट एडवाइसेस ऑन योर इंटरव्यू गाइडेंस, ठीक है। अगर हमें लगता है कि हमें किसी एक्स ऑफिसर, एक्स आईएएस ऑफिसर और एक्स आईपीएस ऑफिसर से हमें आपको गाइडेंस दिलवानी पड़े किसी टॉपिक को लेके, देन वील प्रोवाइड यू विद दैट, ओके। अब हम ये बात करते हैं कि हमारी कोचिंग आपको क्यों लेनी चाहिए, औरों की क्यों नहीं लेनी चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, बट या हमारी कोचिंग अच्छी है, एक्सपर्ट
फैकल्टी है हमारी, ठीक है, काफ़ी साल का नॉलेज है उन फैकल्टीज़ को, काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स को हमने पढ़ाया है, उनको सक्सेस तक पहुंचने में हमने उनका साथ दिया। आप उनसे भी बात करके देख सकते हैं, हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। हम कोई फॉल्स उस पर नहीं खेल रहे हैं, हम नंबर्स शो करते हैं, हम सक्सेस रेट शो करते हैं, ठीक है, हम फॉल्स होप्स नहीं देंगे आपको, ओके। एंड वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव, आप हमारा स्टडी मटेरियल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, हमारी बुक्स, हमारा मटेरियल आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड इवन ड्यूरिंग योर रिविजन और योर टेस्ट टाइम, ओके। एंड हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हमारे स्टडी मटेरियल इतना प्रिसाइज हो सकता है कि आपके लिए ना पूरा सिलेबस कवर करना उससे बहुत इजी हो जाए, ओके, हमारे बैचेस में भी और वैसे भी। और हमारी एनरोलमेंट के लिए आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप हमारी सिविल सर्विस visioncivilservice.com पे भी विज़िट कर सकते हैं। अब हमारी कुछ स्पेशल बुक्स हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स और अदर जो हमारे फैकल्टी हैं उनके हेल्प से हमने बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हर सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, भूगोल, फिजिकल, ओके, भारतीय कला शास्त्र, संस्कृति, ये सब पे है, ओके। एंड जो बुक्स हैं बहुत रिविजन फ्रेंडली हैं, महंगी भी नहीं है। वैसे तो जो हमारे बैचेस इनरोल करेगा उनको ये बुक्स प्रोवाइड करी जाएंगी, वैसे भी इफ़ यू वांट टू टेक योर बुक्स यू कैन, ठीक है। पूरी फोकस करा गया है कि आपके प्रिपरेशन में बुक्स आपको हेल्प करे, अप टू डेट आपको इसमें अपडेट किया जाएगा चीज़ों को लेके, ठीक है। पूरा यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करी गई है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड द मटेरियल्स आर वेरी क्लियर रिटन और ऑफिशियल सोर्सेज से हैं, रिलायबल हैं ये। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें कोई क्रेडिबिलिटी की कोई आपको गुंजाइश वो नहीं होगा, रिलायबल हैं, क्रेडिबल हैं सोर्सेज सारे। एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, लर्न कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, आपको बहुत इजी रहेगा व्हेन यू यूज़ दीज बुक्स, ओके। दिस इज़ अ हैंडल, यू कैन ऑल्सो हैव अ मेल अस, दिस इज़ आवर इंस्टाग्राम हैंडल। प्लीज़ हमें यूट्यूब पे फॉलो करते रहिए फॉर मोर सच वीडियोस। हमारा फेसबुक पे भी पेज है एंड ऑल्सो वी हैव आवर वेबसाइट, ठीक है। आई होप आपको हमारी ये पूरी सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है जिससे आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ। हमारा ये जो पूरा वीडियो रहा है बेसिकली आपको सिलेबस को अच्छे से प्रिसाइज वे में और इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए किया गया है, जिससे आपको आगे अपना जो भी प्लान करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए आप अच्छे से कर पाएँ, अपना माइंड मेकअप कर पाएँ, आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए सोचने समझने में, ओके। क्योंकि सिलेबस समझना सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी प्रिपरेशन के लिए, ओके। एंड आई होप कि आप अच्छे से इस वीडियो को एनालाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एंड आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, हमारे बैचेस को इनरोल करिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले, ओके। एंड बी कंसिस्टेंट विद योर जर्नी एंड आई होप बेस्ट ऑफ लक एवरी वन ऑफ यू जो भी ये वीडियो देख रहा है। प्लीज़ स्टे कंसिस्टेंट विद योर जर्नी, हमारी पूरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ, आप इस जर्नी में सक्सेसफुल होंगे। प्लीज़ डोंट लूज़ होप, यू विल वर्क हार्ड एंड ऑलवेज रीच योर हाइट, ठीक है। आपकी एजुकेशन भी कभी वेस्ट नहीं जाएगी, सो डोंट लूज़ होप। अगर आपका एक बार फेलियर होता है फिर भी, ठीक है, कीप ट्राइंग और आप अपने सक्सेस तक पक्का पहुँचेंगे, दैट्स आवर गारंटी, ओके। And bye guys, thank you for watching this video and I hope I have made this video quite good for you all to understand it. Please follow us on Instagram for more such videos and we'll meet soon with another video. Thank you so much. Bye.